Greetings to all the listeners and viewers of this lesson. This lesson is the fourth and last part of our lesson Structures in English Language. ये फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं एंड दे आर फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सेकंड इज़ स्पीचेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसकी शुरुआत हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो मैं आपको इसकी थीम बता देता हूँ. इसकी थीम है कि हमेशा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीएबल होनी चाहिए. यानी जहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ वर्ब भी प्लूरल होगी, और जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ वर्ब भी सिंगुलर होगी. और इसके अलावा भी कई रिलेवेंट रूल्स इस टॉपिक में है, जिसके बारे में हम वन बाय वन शेयर करेंगे. तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट रूल दैट इज़ इन द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड दैट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स वेयर प्लूरल सब्जेक्ट्स रिक्वायर प्लूरल वर्ब्स. किस तरीके से? आई एम अ रेसलर. तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो आई के मुताबिक लगी है. आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एम लग सकती है, या दूसरे केस में हैव लग सकती है. बट यहाँ पर एक नाउन को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, किसी तरह का टेंस नहीं है. तो आई एम अ रेसलर, तो एम यहाँ पर आई के साथ एग्रीएबल है. इन द सेकेंड सेंटेंस दैट वी हैव फ्रेम्ड इज दे आर रेसलर्स. तो दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, और इसी तरीके से उसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, क्योंकि आर भी एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है. तो आपने देखा कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्रीएबल होनी चाहिए. अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल पर. तो सेकंड रूल बोलता है कि जब भी हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे दो फ्रेजेस के या दो क्लॉजेस के बीच में, या दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच में, तब हम हमेशा जो नाउन्स एंड से कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, और जब वो और से कनेक्ट होंगे तब हमेशा सिंगुलर होगी. किस तरीके से हम देखते हैं. एलेक्स एंड मर्फी आर कमिंग. क्योंकि यहाँ पर एलेक्स और मर्फी प्लूरल है, तो दो लोग हैं, इसलिए वर्ब आर है. एलेक्स और मर्फी इज़ गोइंग टू द टूर्नामेंट. तो इसमें से एलेक्स या मर्फी में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट है. तो इस वजह से यहाँ पर इज़ का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एलेक्स और मर्फी. अब हम तीसरे रूल की बात करते हैं, कंजंक्शंस एज वेल एज अलॉन्ग विथ अकम्पनीड बाय. जब आप यूज़ करेंगे तो जिस भी सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे उस सेंटेंस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगी. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगी, यदि प्लूरल है तो प्लूरल होगी. जैसे आप देख सकते हैं कि टॉम विथ ऑल हिज ब्रदर्स इज़ गोइंग टू द सिटी. तो अब आप सोच सकते हैं कि ब्रदर्स के बाद इज़ क्यों आया. वो इज़ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इज़ टॉम के साथ एग्रीएबल हो रहा है. लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज गोइंग टू द स्टेज. तो यहाँ पर भी फॉलोअर्स के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला सब्जेक्ट इस सेंटेंस में लीडर है. तो वॉज सिंगुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लीडर भी सिंगुलर है. तो इस तरह तीसरा रूल हमारा ख़त्म होता है. और अब हमारा नंबर आता है रूल नंबर 4. सम प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर व्हेन एडेड विथ एनी, नो, सम, एवरी, ईच. तो एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, नन, समवन, समबडी एटसेट्रा, जितने यहाँ पर प्रोनाउंस दिए हुए हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. तो जितने यहाँ पर प्रोनाउंस दिए हुए हैं जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी. एनी वन इज़ कमिंग, एनीबडी इज़ कमिंग, एनीथिंग इज़ kept here, nobody is coming, none is here, someone is coming, somebody is coming. तो इस तरीके से आप इनमें वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे. रूल नंबर 5. नन इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेन इट इज़ यूज्ड अलोन. यानी जब नन का उपयोग अकेले किया जाएगा तब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब इसका उपयोग प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के तौर पे जब इसका यूज़ किया जाएगा नन का, तब वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है केस के मुताबिक. नन ऑफ द मनी हैज़ बीन यूज्ड. तो यहाँ पर ये एज ए सिंगुलर ही फंक्शन कर रहा है. नन ऑफ द टीचर्स वांट टू गो, यानी यहाँ पर ये एज ए प्लूरल फंक्शन कर रहा है. इस तरीके से एप्लीकेबिलिटी इसकी, जब नन अकेला है तब सिंगुलर, जब नन ऑफ है तब यहाँ पर प्लूरल वो फंक्शन कर रहा है. रूल नंबर 6.
when we frame the sentences with a correlative conjunction such as either or, neither or, whether or, etc., तो verb agrees to the subject placed with verb. तो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, देखिए, neither you nor I am mistaken. तो यहाँ पर I am mistaken, तो बाद में यहाँ पर I है, इसलिए यहाँ पर verb am आ रहा है. तो जब भी इस तरीके कोरिलेटिव कंजंक्शंस आप यूज़ करेंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के पास होगा वर्ब, तो वर्ब उसी से एग्री होगा. आइदर एलेक्स और हिज ब्रदर्स आर फूल्स, तो अब यहाँ पे आर एलेक्स के साथ एग्री नहीं होगा, ब्रदर्स के साथ होगा, बिकॉज ये जो वर्ब के साथ में नाउन रखा हुआ है या प्रोनाउन रखा हुआ है उसी के हिसाब से ये agreeable होगा. Here we can see that R agrees to brothers and M agrees to I. Now the seventh, collective nouns are usually regarded as singular object. तो collective nouns यहाँ पे committee आप देख रहे हैं कि committee एक collective noun है. committee of the people, the crowd of people, $20, ये भी सारे के सारे जो हमने मेंशन किए हैं ये सब के सब कलेक्टिव नाउन्स हैं. तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं और इसके साथ डेफिनेटली यदि वर्ब आएगी तो सिंगुलर ही आएगी. जैसे द कमिटी हैज़, तो हैज़ सिंगुलर वर्ब को दिखाता है, कमिटी के साथ लगा हुआ है, सिंगुलर है. द क्राउड इंजॉयज़, इंजॉयज़ मीन्स डज वाला स्ट्रक्चर है, अगेन यहाँ पर सिंगुलर है. $20 आर नॉट लॉट ऑफ मनी. By mistake here R is printed, so please take it as is. $20 is not lot of money. तो यहाँ पर R को प्लीज़ आप is कंसिडर कीजिए, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है. तो $20 यहाँ पे $20 is not lot of money. इस तरीके से जो आपके कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के तौर पे काउंट किए जाते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स रूल नंबर 8. A number of plus noun is a plural subject. A number of के बाद जब भी कोई noun लगेगा तो वो plural subject होगा and it takes a plural verb. A number of plus noun is a singular subject and takes a singular verb. किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं? A number of dancers are coming to the party. तो a number of dancers are coming to the party. नंबर ऑफ डांसर्स पार्टी में आ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है. तो जब इसका यूज़ हम द के साथ करेंगे, द नंबर ऑफ डांसर्स कमिंग टू द पार्टी वॉज 12, एज ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे. जब भी हम अ नंबर ऑफ यूज़ करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल काउंट होगा. जब द नंबर ऑफ हम यूज़ करेंगे तो हमेशा सिंगुलर काउंट होगा. अ नंबर ऑफ पीपल प्रेफर क्रिकेट ओवर फुटबॉल, so it's plural again. And now another, the number of days in a month is 30. So now is again a singular helping verb. Rule number 9, if the plus adjective appears as a subject of the sentence it will be plural. How? The braves, the best. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि the braves are not scared by anything. If the plus adjectives appears at the subject of the sentence it will be plural. The braves करके हम ले रहे हैं तो इसे हम plural काउंट करेंगे. The braves are not scared by anything. are यहाँ पर एक plural helping verb है. The best do not lack integrity. तो अगर ये यहाँ पर plural नहीं होता तो does आता, यहाँ पर do आ रहा है तो obviously ये plural है. So herewith our this topic is completed, that was called subject verb agreement. इसके बाद हमारा नंबर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का. तो अब हम इसको देखते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है. डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो हम किसी के बोले हुए वर्ड्स को डायरेक्टली कोट करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम किसी के बोले हुए वर्ड्स को एक इस तरह से बोलकर दिखाते हैं कि हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि क्या कहा गया है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच. तो किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं वी आर गोइंग टू सी. एंड सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वर्ड्स किस तरीके से चेंज होते हैं. तो जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, नाउ का देन बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा, एगो बिफोर होगा, मे माइट होगा. तो इसी तरीके से जितने वर्ड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वर्ड्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन के टाइम आप
उन्हें इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। मे को आप माइट कर देंगे, दिस को आप दैट कर देंगे। तो इस तरीके से इन वर्ड्स का कन्वर्जन उन वर्ड्स में हो जाएगा जो हाइफन के बाद में लिखे हुए हैं। तो कन्वर्जन के रूल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर है, इन द डायरेक्ट स्पीच वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर आर एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास वेयरएज इन द इनडायरेक्ट स्पीच दे आर नॉट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज नहीं होते, डायरेक्ट स्पीच में एनक्लोज होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ वर्ड्स को कोट किया जाता है कि वर्ड्स क्या कहे गए हैं। सो डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम गोइंग, इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वॉज गोइंग। तो किस तरीके से ये बना है, अब इसका वॉज क्यों हुआ है ये हम आगे आने वाले रूल में देखने वाले हैं, लेकिन इसका जिक्र मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इनडायरेक्ट आपके स्पीच में पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले रूल के मुताबिक तो हम यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास हट गए हैं। नाउ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो कंजंक्शन दैट का यूज़ यहाँ पर भी हुआ है, आपने देखा है पहले वाले एग्जाम्पल में, तो उसको हमने स्पेशली मेंशन नहीं किया है, तो दैट का यूज़ होता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस नो चेंजेस विल बी मेड टू रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इसी की हमने अभी बात की है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका टेंस है वो कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होती है तो वो कन्वर्ट होकर पास्ट में हो जाता है। सो डायरेक्ट स्पीच, शी सेज आई वांट टू गो, शी सेज दैट शी वांट्स टू गो। आपने देखा यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि शी सेड दैट आई वांट टू गो, नाउ शी सेड दैट शी वांटेड टू गो। क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद प्रोनाउंस आर चेंज्ड ऑन मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट पर्सन इज मेड थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन यू इज कन्वर्टेड टू आई। तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे है, दे सेड वी आर गोइंग, दे सेड दैट दे वर गोइंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वी का दे बन गया। ही सेड आई एम गोइंग, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग। तो प्रोनाउंस यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, आई का ही बन गया। ही सेड यू आर अ फूल, ही सेड दैट आई वॉज अ फूल। तो इस तरीके से जो सेकंड पर्सन यू है उसका आई यहाँ पर बना। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच in direct speech starts with helping verb then conjunction if is used। तो कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हुए देख सकते हैं, she asked me will you come। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। विल हेल्पिंग वर्ब है, सभी को पता है, तो विल से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट नहीं लगेगा, कंजंक्शन इफ़ लगेगा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो। तो कैसे हुआ ये इस तरीके से हुआ क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है। जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी, चाहे इज़ से स्टार्ट हो, चाहे हैव से स्टार्ट हो, चाहे हैड से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पर कंजंक्शन इफ़ का यूज़ करेंगे। इन द कन्वर्जन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सम स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड आर यूज एज अ प्लेस ऑफ सेड, टोल्ड एक्सेट्रा। तो जब इम्परेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं, जब इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हम उनका जब कन्वर्जन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स लगा देते हैं, जिस तरीके से रिक्वेस्टेड, ऑर्डर एट्सेट्रा। शी सेड कम हेयर, तो उसने आने के लिए बोला। नाउ शी ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, तो यहाँ पर ऑर्डर की तरह वो हमने लगा दिया। इसी तरह कुछ रिक्वेस्ट होती तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। In converting exclamatory sentence, specific words like exclaimed with joy or sorrow or wonder हम use करते हैं। He said hooray I won, he exclaimed with joy that he had won। अब he had won क्यों हुआ? Because ये हम रूल आगे देखने वाले हैं कि past simple past perfect में convert होता है। Now seventh one, in addition to the above mentioned rules, changes in tenses are also made while converting direct speech to indirect speech। तो कौन से टेंसेस किस तरह से चेंज होकर क्या बन जाते हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। बिफोर योर आइज यू कैन रीड दैम। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप कन्वर्ट करेंगे, ये सारे टेंसेस, इसमें आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है
तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये एक रूल विशेष रूप से सभी को ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है तभी रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट होता है। सो आई बिलीव दैट इट्स क्लियर टू एवरीबडी एंड इट्स रियली रिक्वायर्ड टू स्टडी दिस 2 or 3 or 4 times one by one so that it will be absolutely clear in your minds. So I believe it is comfortable and understandable to everybody. So herewith we are going to cover our this lesson, structures in English language. So thank you very much as you have heard this and you have viewed this. Hope it is beneficial for everyone. Thank you very much.